बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। भारतीय एजेंसी रा ने अपनी कद हद जसारत और औकात से बड़ी वारदात कर डाली है। इस वारदात के बाद भारत को इसकी कब तक कीमत चुकाना पड़ेगी ये अब वक्त ही बताएगा। वैसे तो ये खबर मेरी नहीं है, ये इकोनॉमिस्ट जरीदे ने बुनियादी तौर पर खबर प्रिंट की और उन्होंने कहा है कि भारत ने अपने कद और अपनी हद से बड़ी वारदात कर डाली है और इसकी कीमत कब तक चुकाएगा ये मालूम नहीं है। एग्जैक्टली ये उनके अल्फाज थे, लेकिन चूंकि ये वारदात जो इस वक्त भारत ने डाली है ये बुनियादी तौर पर भारत की एजेंसी रा ने डाली है। ये वारदात क्या है इस पर हम बाद में बात करते हैं। इससे पहले भारत की इस रा एजेंसी की जो पुरानी कुछ नाकामियां हैं एक नज़र में उन पे हम ज़रूर डालेंगे। उससे आपको एक बेसिक जो चीज़ होती है वो आपको पता चल जाएगा कि जब भारत की एजेंसी रा का प्रोफाइल इस तरह का था तो फिर इतना बड़ा हाथ डालने की ज़रूरत क्या थी। ये बात है 1965 की, यानी 1965। भारत के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम रूस के दौरे पर थे। तो हुआ ये कि अचानक इस दौरे के दौरान लाल बहादुर शास्त्री को दिल का दौरा पड़ा और उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री का इंतकाल हुआ तो इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने एक न्यूज़ ब्रेक की। उन्होंने कहा कि ये जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर का इंतकाल हुआ है या ये जो हलाकत हुई है ये मर्डर है। ये एजेंसियों की रिपोर्ट थी। इसके बाद फिर भारतीय एजेंसी रा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। हुआ भी कुछ ऐसे ही था। वैसे भी सोचने वाली बात है कि कितनी हाई प्रोफाइल शख्सियत इस रशिया के अंदर दौरा पर, रशिया भी फिर वो मुल्क था जो भारत के करीब तरीन समझा जाता था उस ज़माने में। तो ऐसे कैसे हो गया कि अचानक उसका इंतकाल हो गया, उसकी हलाकत हो गई। प्राइम मिनिस्टर लेवल की शख्सियत है, पीछे कोई ऐसी हिस्ट्री भी नहीं है, तो ये इंतकाल किया गया, हार्ट अटैक कैसे हो गया था। इंटरनेशनल एजेंसीज ने जब ये कहा कि ये बेसिकली हार्ट अटैक नहीं है बल्कि ये मर्डर है, तो फिर रा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। लेकिन रा आज तक लाल बहादुर शास्त्री के कातलीन तक नहीं पहुंच सकी, बल्कि इनफैक्ट वो तो ये भी मालूम नहीं कर सकी कि ये कत्ल था या ये इत्तबाई मौत थी। तो ये रा जो है उसके अपने प्रोफाइल पर ये रा की एक बहुत बड़ी नाकामी थी कि वो अपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का मर्डर हो जाता है किसी दूसरे मुल्क में जाकर, और वो आज तक उसके ना सिर्फ कातलीन बल्कि उसके बारे में ये भी नहीं जांच परख कर सकी कि वो कत्ल था या वो उनकी तबई मौत थी। अच्छा, दूसरा एक और फिर वाक़या पेश आया। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि आपको पता होगा 1965 में जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर हुआ तो उसके बाद इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बन गई। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के आते ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तारीखी जंग हुई जिसे टैंकों की दुनिया में लड़ी जाने वाली सबसे बड़ी जंग कहा जाता है। आपको पता है कि उस टाइम रशिया जो अफगानिस्तान में इंटरप्शन कर रहा था, फिर इसके बाद 71 का वाक़या पेश आया। फिर उसके बाद रशिया के लिए थोड़ा सा ग्राउंड बेहतर हुआ तो उन्होंने अफ़गानिस्तान में आके चढ़ाई कर दी, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ जो मामला हुए वो सारी हिस्ट्री आपके सामने है। मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए हाईलाइट कर दी हैं क्योंकि आगे आने वाले टाइम में, आने वाली इस वीडियो में मैं आपको एक और बहुत बड़ा इंकशाफ करने जा रहा हूँ, इसलिए ये सारी सूरत-हाल पहले आपके ज़हन में होनी चाहिए। एनीवे, दूसरा बड़ा जो भारतीय एजेंसी की नाकामी थी वो राजीव गांधी की थी। आपको पता होगा कि राजीव गांधी को एक बम धमाके में उनकी एक मौत हो गई थी, और बम धमाका आपको पता है तो फिर तो ये अंडरस्टूड बात है कि जब बम धमाके में एक वज़ीर आज़म को उड़ाया जा रहा है तो ये बेसिकली मर्डर है। इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने यह भी कहा था कि ये कार्रवाई किसी बैरूनी और बड़े मुल्क की एजेंसी की है, लेकिन भारत की एजेंसी रा फिर वही एड़ी चोटी का जोर लगाती रही मरते दम तक। आज तक भारतीय एजेंसी ये साबित नहीं कर सकी कि ये कातिलीन कौन थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का कत्ल किस लिए करवाया गया था। अच्छा, इन दोनों मर्डर्स पर, यानी पहले प्राइम मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर पर भारत ने मूवीज़ बनाई, बड़ा कुछ बनाया, बड़े मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स आते रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो रा की अपनी तहकीकात थी उनके साथ इन फिल्मों का भी और लिखे जाने वाले इन कॉलम्स का भी कोई किसी किस्म का दूर दूर तक भी तल्लक नहीं है। उनकी रा के हवाले से सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि रा इनके कातलीन तक और इनकी वजह कत्ल तक आज तक नहीं पहुंच सकी। तीसरी, आपको पता है बम्बई अटैक हुए, उसमें भी इन्होंने एक अजमल कसाब का वो पाकिस्तान की एजेंसी पर लगा दिया। फिर एक अजमल कसाब की स्टोरी घड़ी गई। अजमल कसाब के हवाले से पाकिस्तानी साफ़ी हामिद मीर साहब ने भी कुछ इंकशाफात किए जो कि बाद में झूठे साबित हुए। बाद में जो घर दिखाया गया अजमल कसाब को वो हकीकत में उनका अपना घर भी नहीं था। ये एक और इनके
प्रोफाइल पर, रा के प्रोफाइल पर एक और नाकामी थी। एक और बड़ी नाकामी जिसका मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा वो कुलभूषण जाधव की है। कुलभूषण जाधव वैसे तो पाकिस्तान के पास इंडिया की रा का एक दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होने का या इंटरनेशनल लेवल पर दहशतगर्दी करवाने का एक बहुत बड़ा प्रूफ भी है कुलभूषण जाधव की सूरत में। लेकिन कुलभूषण जाधव बलूचिस्तान के अंदर अपना एक जो असाइनमेंट अपनी लेके आया था वो ये था कि उसने बलूचिस्तान के अंदर कुछ ऐसे टेररिस्ट तैयार करने थे जो बलूचिस्तान में तहरीके आज़ादी को हवा देंगे और वो पाकिस्तान आर्मी के साथ और पाकिस्तान इदारों के साथ जंग करेंगे। अच्छा, इसमें एक ये हिडन न्यूज़ है, चूँकि ये मुख्तलिफ चैनल्स पे तो नहीं आई, लेकिन इस पर एक कहा यह जाता है कि कुलभूषण जाधव ने 3000 लोग बलूचिस्तान में तैयार किए, उन्हें बाकायदा वीज़े और पासपोर्ट और भारतीय नाम देकर, यानी भारतीय वीज़ा, भारतीय पासपोर्ट, भारतीय ID देकर, भारतीय इंडियन नाम देकर उन्हें 3000 लोगों को भारत भेजा गया और भारत में उनकी ट्रेनिंग करवाई गई, बाकायदा ट्रेनिंग करवाई गई। लेकिन किस्मत का करना ऐसा हुआ कि वो 3000 लोग भारत में जाकर कहीं गायब हो गए। उनका आज तक भारतीयों को सुराग नहीं मिला, वो भारत क्लेम भी नहीं कर सकता, इसलिए कि उनके पास जो पासपोर्ट है, उनके पास जो ID है वो, और उनके पास जो उनका क्या कहते हैं आपको नाम है, वो सारा इंडियंस का है, यानी इंडिया और भारत का है। अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये 3000 लोग जो हैं ये जो भारत भेजे गए थे उन्हें सबसे पहले भर्ती किया गया था, तो पाकिस्तान आर्मी यानी ISI को इसकी इन्फॉर्मेशन पहले से मिल गई थी, तो ये सारे के सारे लोग ISI ने अपने लोग भर्ती करवा दिए थे। ये सारे लोग 3000 अब भारत में गए, भारत से ट्रेनिंग ली, भारत का नाम लिया, ID ली और उसके बाद ट्रेनिंग लेने के फ़ौरन बाद ये भारत में ही गायब हो गया। अब ये 3000 लोग भारत के लिए एक तो दर्द सर बने हुए हैं, क्योंकि वो उनके ट्रेंड हैं, वो उनको क्लेम नहीं कर सकते, उनके नाम पे हैं, उनके पास इंडियन पासपोर्ट है, उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। क्लेम करें तो इंटरनेशनल लेवल पर इनकी वैसे जगनसाई भी होगी, रुसवाई भी होगी और उसका फिर सामना भी करना पड़ेगा। तो ये दर्द सर बने हुए हैं और ये भारतीय एजेंसी रा के जासूस कुलभूषण जाधव ने आकर जो पाकिस्तान में कार्रवाई डालने की कोशिश की थी उसकी एक और नाकामी थी। एनीवे, इस भी हम डिटेल में नहीं जाते। मसला यह है कि रा को पै दर पै नाकामियाँ मिली हैं और इस ऐसा प्रोफाइल रखने के बावजूद अब रा ने एक और क्या कार्रवाई डाल दी है। ये मैं आपको एक बताता चलूँ कि जब लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर हुआ तो उसके फ़ौरन बाद इंदिरा गांधी इंडिया की वज़ीर आज़म बन गई थी। इंदिरा गांधी के बारे में रूस की जो एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी, उनके एक साबिक ऑफिसर्स ने कहा था कि इंदिरा गांधी बुनियादी तौर पर हमारे पे रोल पे थी। उन्होंने कहा कि वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की जासूस थी और उनका जो कोड था उन्होंने कहा कि वो वेनो था। अच्छा, ये अब अगर मेरे जो भारतीय सामीन है, मैं अपने तरफ से ये न्यूज़ नहीं दे रहा, वो खुद इसको जाके इस पर रिसर्च भी कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना लिखें जाके कि वेनो कौन थी तो आपको ये सारा पता चल जाएगा कि इसके बारे में किस किस्म के इंकशाफ किए गए और रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी के साबिक ऑफिसर ने इनके बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा कि ये हमारी साबिका जासूस हैं और ये हमारे पे रोल भी थी और इनका नाम या इनका जो कोड था वो वेनो था और ये हमारे लिए काम कर रही थी। इसका मुंह बोलता सबूत ये भी है कि आप देखें कि जैसे ही वो हुकूमत में आई उसके आते ही उन्होंने रशिया के मकासद की खातिर पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दी थी और उस जंग के बाद ये अलग बात कि फिर भारत को मुँह की खाना पड़ी। इसके अलावा रशिया एजेंसी के एक साबिक जासूस ने यह भी कहा है कि नेहरू ख़ानदान जो था वो पूरे का पूरा हमारे पेरोल पे था और उनके पेरोल की वजह से उनके कहने पर उनके बहुत सारे सियासी मुखालिफिन जो हैं उनको हमने अपने रास्ते से हटाया था। अब ये दोनों बातें यानी वेनो के बारे में भी और नेहरू ख़ानदान के बारे में भी इंडियन एजेंसी रा जो थी उनको कानो कान खबर तक न हुई। ये आप समझ लें कि इनकी तीसरी, चौथी, पाँचवीं एक और नाकामी थी। तो इतनी लगातार नाकामियाँ इनके प्रोफाइल पे ऑलरेडी थी। अब इन्होंने काम क्या डाला? इन्होंने काम ये कर दिया है कि कनाडा के अंदर इन्होंने एक सिख रहनुमा जिसका नाम हरदीप सिंह नंजर है उनका मर्डर कर दिया। जब तहकीकात की गई तो पता चला कि ये कार्रवाई जो है ये बुनियादी तौर पर रा की है। अब इतनी फेक और इतनी मतलब है आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, अगर कोई इतनी बड़ी आप कार्रवाई किसी मुल्क में करने जा भी रहे हैं तो आप ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं कि चंद दिनों के अंदर अंदर आप पकड़े जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर मैं तो खैर इसको भी आपकी नाकामी ही गिनूंगा। और दूसरी बात यह है कि आपको इतना बड़ा पंगा लेने की ज़रूरत क्या थी? भारत ने बुनियादी तौर पर मुसाद तर्ज पर काम करने की कोशिश की है और उन्होंने अपना
अपने आप को एक बहुत बड़ी एजेंसी साबित करना चाहा है या सोचा है कि हम शायद बहुत बड़ी कोई एजेंसी हैं, लेकिन वो बात अब उनके गले पड़ गई है। इससे पहले किस तरह ये गले पड़ गई है मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि I5 के नाम से, यानी सॉरी 5 आइज़ के नाम से एक इंटरनेशनल इंटेलिजेंस इत्तेहाद है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें न्यूजीलैंड है, जिसमें कनाडा है और जिसमें बरतानिया है। ये 5 ममालिक का इंटेलिजेंस इत्तेहाद है। इन ममालिक के अंदर अगर कोई किसी भी किस्म की कोई इंटेलिजेंस कार्रवाई करता है तो ये सारे मुल्क मिलकर उसके खिलाफ एक्टिव हो जाएंगे। ये इत्तेहाद चूँकि कोई आज का नहीं है, ये पुराना इत्तेहाद है। अब भारत का इतना बड़ा पंगा लेना, यानी 5 आइज़ के अंदर घुसकर एक बंदे को इतने भोंडे तरीके से कत्ल करना कि 10 दिनों के अंदर अंदर आप पकड़े जाएं, ये भारतीय एजेंसी की नाअहली है। अब चूंकि इस कार्रवाई के बाद अमेरिका भी भारत से नाराज़ हो गया है, ऑस्ट्रेलिया भी भारत से नाराज़ है, न्यूजीलैंड, कनाडा और बरतानिया भी भारत से नाराज़ और सारे नाराज़ और सारे मुल्क इस वक्त भारत के ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं कि जल्द से जल्द जो कातिलीन हैं उनको ना सिर्फ कनाडा के हवाले किया जाए, बल्कि इसकी जो भी एक इखलाकी तौर पर भारत के लिए जो सज़ा बनती है वो उसके लिए भी तैयार हो जाए। भारत पर मोरली ये बहुत बड़ा प्रेशर है। भारत चूँकि इस वक्त आपको पता है वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी कर रहा है। I5 एप्पल का जो टेलीफोन इस वक्त नया जो लॉन्च हुआ है वो भी आपको पता है कि भारत में लॉन्च हो रहा है। इसके अलावा G20 की भी उन्होंने मेज़बानी की है। तो जब भारत पर इस तरह के मामला चल रहे थे, इनमें एक इस तरह की कार्रवाई हो जाना भारत के लिए बहुत बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। अब हुआ यह है कि भारत के अंदर जब G20 का इजलास हो रहा था तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भारत आने से पहले चुपके से भारतीय सफ़ीर को वहाँ से निकाल दिया। बदले में भारत ने भी यही कार्रवाई की। दूसरी चीज़ आपको बताता चलूँ कि कनाडा के अंदर इस वक्त पार्लियामेंट में 17% लोग हैं, या 17 के करीब, इससे भी शायद अबव लोग जो हैं वो इस वक्त कैनेडियन पार्लियामेंट में हैं, और जो कनाडा के मौजूदा वज़ीर आज़म हैं वो उनके सपोर्टर भी हैं। तो उस वक्त उनके ऊपर भी बड़ा अखलाकी तौर पर प्रेशर, एक बहुत बड़ी 5 से 10 या 15 लाख के करीब लोग कनाडा के अंदर सिख कम्युनिटी जो है वो मौजूद है, और ये सारे का सारा इनका वोटर भी है मौजूदा वज़ीर आज़म का। तो इसलिए अखलाकी तौर पर उन पर भी बहुत बड़ा प्रेशर है इस कम्युनिटी के हवाले से। वैसे भी उनके मुल्क में घुसकर इस तरह की कार्रवाई करना ये कनाडा के लिए वैसे भी शर्म की बात है कि एक छोटा सा मुल्क, ये तो ऐसे मुल्क एशिया में समझे जाते हैं, ये भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, ETC ये जितने भी हैं, जिनमें श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, इनके बारे में तो ये इंटरनेशनल लेवल पे ये एक प्रोपेगेंडा किया जाता है। ये समझा यह जाता है कि इनको यूरोपियन यूज़ करते हैं, उसके बाद जब ये काबिल इस्तेमाल नहीं रहते तो इनके बाद अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो भारत तो एक ऐसे मुल्क था जिनके बारे में ये मशहूर था कि इनको इस्तेमाल करो और उसके बाद जब काबिल न रहे तो अब्यूज़ करें। ऐसे मुल्क ने इतनी बड़ी कार्रवाई वो भी 5 आइज़ के मुल्क में जाकर डाल दी है, तो ये उनके लिए कोई आसान मामला, ये हड्डी को निगला नहीं जा सकेगा। इस वक्त भारत के ऊपर बड़ा सख्त किस्म का दबाव है, और इंटरनेशनल लेवल पर यह दबाव है जो ना सिर्फ इनके मुआशी हालात को तबाह कर सकता है, बल्कि दुनिया में भारत की एजेंसी राह के लिए बहुत बड़ी ये ख़तरनाक चीज़ साबित हो सकती है। पाकिस्तान तो बड़े अरसे से ये कह रहा है कि राह जो है वो एक दहशतगर्द एजेंसी है, और पूरी दुनिया के अंदर जैसे छोटे ममालिक आस पास रहते हैं, जिसमें श्रीलंका है, जिसमें मालदीव है, जिसमें म्यांमार है, जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान में तो बाकायदा उन्होंने बहुत पंजे मजबूती से गाड़ लिए थे, लेकिन ये अगर इस खिते में कोई उनके टक्कर के कोई लोग हैं तो वो यकीनन ISI है, जिसने ना सिर्फ उनको नकेल डाल के रखी हुई है बल्कि पूरी दुनिया में उनको आश्कार भी कर रहा है कि ये किस किस्म के लोग हैं। और पाकिस्तान में तो वो जब भी कोई कार्रवाई करने लगते हैं तो ISI के वो शिकंजे में आ जाते हैं, क्योंकि ISI भी किसी ज़माने में दुनिया की बेहतरीन और नंबर 1 एजेंसी रह चुकी है, इसी वजह से उनकी टसल भी रहती है। एनीवे जो भी मामलात हैं ये भारतीय मुईशत के लिए भी और दुनिया में भारतीय इमेज के लिए भी, और वैसे भी भारत को दुनिया में तनहा करने के लिए भी ये कार्रवाई जो है वो भारत के गले पड़ जाएगी और भारत की आवाम के लिए बड़ी ख़तरनाक साबित होगी। एनीवे आने वाले हालात में जो भी होगा मामला आपके सामने रखूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला मेरा, आपका और हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलाम।